आज का जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि आज के वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं उसमें जो है बहुत ही खास बात जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2019 को लेकर के बताने वाले हैं, और जिसमें आपको जो है एक रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 2011 से चल रही थी, वो 5वें चरण तक की जो कंप्लीट हुई थी, उसके बारे में आपको एक रिव्यू देने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमारे सामने हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे जो एक मित्र हैं, इनका नाम जो है बसंत राय जी है, और ये जो है ऑलरेडी जो है शिक्षक हैं मधुबनी में। तो ये अभी आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है बताने वाले हैं, और एक एक पॉइंट पे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, उसके बारे में आपको यहाँ पे सारे जवाब लगभग मिल जाएंगे। तो वीडियो को आपको जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल जो है साक्षात्कार कर रहे हैं एक जो है शिक्षक के माध्यम से, और वो आपको बताएंगे कि जो है ये पूरी शिक्षक प्रक्रिया जो होती है बिहार शिक्षक प्रक्रिया, वो जो है किस प्रकार से संपन्न की जाती है और अंतिम चरण तक क्या क्या होता है। तो सारा कुछ जो है ये अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, जो अभी तक इन्होंने जो है काम किया है और जितना भी इनके साथ जो है कार्यप्रणाली जो है अपनाई गई है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर वीडियो में जो है जानने और समझने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं बसंत कुमार राय जिला मधुबनी प्रखंड पंडौल में स्नातक ग्रेड विषय हिंदी से नियोजन पत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2015 अगस्त में हम वहाँ नियोजन पत्र प्राप्त हुआ। आइए अब पूछते हैं एक एक प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के कि जो है इनके समय में जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी वो जो है प्रक्रिया क्या थी। सबसे पहला जो हमारा जो प्रश्न है वो यही है कि आपने पहली बार बिहार शिक्षक के लिए कब आवेदन किया था? मैं पहली बार 2011 में बिहार शिक्षक के लिए, उस समय मैं प्रशिक्षित था और स्नातक ग्रेड में हमने अप्लाई किया सामाजिक विज्ञान से। मेरा प्रपटांक जो था वो 58% था और हम बिहार के विभिन्न जिलों में आवेदन किए। तो उस समय आपको मतलब ये जानकारी नहीं थी कि जो है, जैसा आपने जो है बताया कि आपका जो नियोजन हुआ था वो जो है हिंदी सब्जेक्ट से हुआ था, लेकिन आपने जो पहली बार आवेदन किया था सोशल साइंस से किया था, तो क्या उस समय आपको मतलब ये जानकारी नहीं थी? उस समय में मुझे यह जानकारी नहीं थी कि सब्सिडरी सहायक विषय से भी स्नातक ग्रेड में आवेदन दिए जा सकते थे। एक मित्र मेरे बताए कि सामाजिक विज्ञान में काफी प्रतियोगिता रहती है, इसलिए आप सहायक विषय हिंदी से आप आवेदन कीजिए। तब तक से हम 13-14 सेशन में जाके प्रशिक्षण का भी डिग्री प्राप्त कर लिए और दिसंबर 2014 में पुनः बिहार सरकार द्वारा आवेदन लिया गया। उसमें हम सहायक विषय हिंदी से बिहार के विभिन्न जिलों में आवेदन किए और मेरा प्रपटांक काफ़ी कम था, मेरी कैटेगरी सामान्य थी, तो मुझे सीधे बिहार सरकार जिला मधुबनी प्रखंड पंडौल से मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। मुझे कोई काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था। आपका कितना मेरिट बनना था हिंदी सब्जेक्ट मेरा में? 58% मेरिट बन रहा था, 57.54 मान लीजिए, 58% लगभग मेरा सामान्य में प्रपटांक बन रहा था, मेरा सूची बन रहा था। तो इनका किस्मत अच्छी थी और इनको जो है भाग्यवश जो है बहुत अच्छे जो है वहां से ज्वाइनिंग लेटर डायरेक्ट आ गया था, इनको कैंप में भी भाग नहीं लेना पड़ा था। तो हो सकता है आपको भी जो है आने वाली भर्ती प्रक्रिया में ये चीज देखने को मिल सकती है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि आप जो है थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में जो आवेदन प्रक्रिया आपके समय जो अपनाई गई थी, आवेदन प्रक्रिया और काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा आप उस समय के बारे में बताइए हम लोग को। उस समय जो आवेदन लिए जाते थे वो सारा डॉक्यूमेंट्स था, टीईटी के प्रमाण पत्र लिए जाते थे और आवास प्रमाण पत्र उसमें अनिवार्य था। सभी आवेदन पत्रों पे स्व प्रमाणित करके आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते थे, स्पीड पोस्ट भी कर सकते थे। हमने तो बहुत जगह स्पीड पोस्ट ही किया, हाथों हाथ बहुत कम जगह जाके हमने आवेदन समर्पित किए। और उस समय जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी, तो जितनी सीट खाली रह जाती थी उतने अभ्यर्थी को बुलाए जाते थे और समाचार पत्रों में ज्ञात होता था कि इतना से इतना मेरिट के बच्चे यहाँ काउंसलिंग होने वाले हैं। वहाँ बच्चे जाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और फिर उन्हें नियुक्ति पत्र उसी दिन दे दिया जाता था। बाकी इस बार हम नए अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी काउंसलिंग कराने के लिए जाएं तो आवास प्रमाण पत्र, सभी डिग्रियों का एडमिट कार्ड 6 फोटो अवश्य लेके जाएं। वहाँ एडमिट कार्ड इस पर अनिवार्य रूप से मांगे जा रहे हैं, चाहे वो बीएड के हो या टीईटी के हो। आवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगे जा रहे हैं। अगर आप कोई अदर कास्ट के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रूप से चाहिए। ये काउंसलिंग में अवश्य लेके जाएं, फोटो 6 अवश्य लेके जाएं। तो काउंसलिंग के बाद की जो प्रक्रिया थी, जैसे आपका जो है काउंसलिंग जो है हो गया था, तो आपने बताया कि जो है आपको जो है कैंप में नहीं जाना पड़ा था और आपको जो है सीधे जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है बाई पोस्ट जो है भेज दिया गया था।
तो फिलहाल जो है मान लिया जिसको जो है बाई पोस्ट लेटर आ गया था उसका तो ठीक था, बाकी लोगों के लिए क्या प्रक्रिया हो रही थी? उस समय जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ था, चूंकि मेरा तो सीधे डाक से ही ज्वाइनिंग पत्र आ गया मेरे बक्सर जिला में, मधुबनी जिला से डायरेक्ट मेरा नियोजन पत्र जो है वो डाक से ही प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय मुझे यह ज्ञात हुआ कि जो लोग काउंसलिंग में भाग ले रहे थे तो सीट के जितना रिक्तियां हैं, जिस जिस कैटेगरी में जितना रिक्तियां हैं उतने ही अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाता था और बाकी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाता था। उन्हीं अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन पंजीयन करके नियोजन पत्र दे दिया जाता था। इस बार कहीं कहीं यह भी सुनने को मिल रहा है कि 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ताकि काउंसलिंग में कई विद्यार्थी कई जगह फार्म भरे हैं इसलिए नहीं उपस्थित हो सकते। लेकिन यह एक भ्रामक समाचार है। उतने ही अभ्यर्थियों को इस बार भी बुलाया जाएगा। कोई नियोजन नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रशासन अपने दृष्टिकोण से कोई आदेश निकाल दे, लेकिन जो बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली है उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो काउंसलिंग है उसी तरह से होगी। अब सरकार अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत नियम परिनियम बना सकती है, लेकिन इस आप भ्रामक समाचार में न पड़े। आपको उतनी ही मेधा के अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। जैसे अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न जो है इस वेतन के बारे में है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग वेतन के बारे में पूछते हैं। तो दोनों संदर्भ में बताइएगा कि 1 से 5 में और 6 से 8 में लगभग कितना अभी तक मिल रहा है। ये अप्रॉक्स है, मतलब फिक्स हम आपको नहीं क्लियर करवा रहे हैं। अभी जो नए शिक्षक अभी नियोजित होंगे वो बिहार सरकार ने पहले से ही एक कानून बनाया है कि 2 साल तक ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन अन्य भत्ता मिलेगा, जैसे मेडिकल भत्ता हो, आवास भत्ता हो। जैसे मेडिकल भत्ता 1000 सभी को मिलता है, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो, या मैंने कितने भी नियमित शिक्षक को भी 1000 चिकित्सा भत्ता मिलता है। तो वो चिकित्सा भत्ता मिलेगी, आवास भत्ता मिलेगी। और आपका नियोजन जो होगा स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वो 11,000 पे होगा, और जो 1 से 5 में बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे वो 9,000 पे होंगे। तो अप्रॉक्स मान लीजिए स्नातक ग्रेड के शिक्षक का नियोजन होगा, उनको अधिक से अधिक 15 से 16,000 के बीच वेतन मिल सकता है। अच्छा, उसमें महंगाई भत्ता भी आपको जोड़े जाएंगे, शामिल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम पूछना भूल गए थे कि जैसे आपको जब ज्वाइनिंग लेटर जो है प्राप्त हो गया था तो उसके बाद आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? कैसे आपको स्कूल में मतलब ज्वाइनिंग हुआ? नए जो शिक्षक नियोजन जिनका होगा, एक सावधानी अवश्य रखे। चाहे वो अगर आपको प्रखंड स्तर पे नियोजन पत्र प्राप्त होता है तो आप बीआरसी में नहीं जाके सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी के जाए, क्योंकि वही आपका नियोक्ता है। अगर आपको पंचायत लेवल पे नियोजन पत्र प्राप्त होता है तो आप पंचायत सचिव के पास जाए, न कि मुखिया को जाए। नियोजन पत्र प्राप्त होते ही पहले आपका विद्यालय उसमें लिखा रहेगा, वहाँ विद्यालय में जाए। विद्यालय में जाने के बाद प्रधानाध्यापक आपसे आवेदन लिखेंगे कि इस ज्ञापनांक पत्रांक के अनुसार आपका नियोजन इस विद्यालय में एक अपने वो विद्यालय के पत्र पे लिखवाएंगे। एप्लीकेशन आप लिख के वहाँ ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद उस पत्र के साथ सारा डॉक्यूमेंट्स, शपथ पत्र, मेडिकल और ऑल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड एक फाइल बना लीजिए। वो फाइल सीधा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाइए। चूँकि मेरा नियोजन स्नातक ग्रेड में हुआ था, प्रखंड में हुआ था, तो बहुत ऐसे नए शिक्षक जो ज्वाइन करते हैं वो सीधा बीआरसी में चले जाते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ चले जाते हैं। वो समझते हैं कि मेरा नियोजन तो इसी विभाग में हुआ है, लेकिन नहीं, आपका नियोजन पत्र देने वाला अधिकारी जो होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। आप उसके यहाँ जाए और वो आपको नियोजन स्वीकार करेगा और रिकमेंडेशन करेगा कि आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास जाके अपना सारा प्रमाण पत्र जमा करके और सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। तो ये कहने का मतलब यही है कि जब आपको नियोजन पत्र निर्गत हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो है संदर्भित करना है, ना कि जो है बीआरसी वगैरह में जाना है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है अगर आप बीआरसी में जाते हैं तो फिर आपको जो है घुमाव पड़ेगा और थोड़ा सा इकोनॉमिकली लॉस होने की संभावना बनी रहती है कि कहीं ना कहीं मतलब आपसे कुछ लेन देन हो सकता है। तो आप सीधे जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो है आप जो है सूचित करेंगे अपने नियोजन पत्र के साथ में और पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। जी, तो आखिरी जो हमारा प्रश्न है, तो हमारा आखिरी प्रश्न यही है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर हैं, उनको जो है आप बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कुछ सुझाव या मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। हम कहें, मेरा मानना है कि जो भी शिक्षक नियोजन अभ्यर्थी हैं
वो जहाँ जहाँ भी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं वहाँ का मेधा सूची पे या मेधा सूची जारी करने वाले कार्यालय पे हमेशा अवगत रहें, उन्हें अवगत कराएं, ताकि वो मेधा सूची में हेर फेर न कर सके। ऐसे हेर फेर की उम्मीद कम है, क्योंकि इस बार मेधा सूची का जो क्रम बनेगा वो 3 पदाधिकारियों से होके जाएगा। पहला जो मेधा सूची बनाएंगे पंचायत सचिव या पंचायत मुखिया जी, उनके यहाँ से। उसके बाद उसका अनुमोदन जो होगा वो 4 सदस्यीय टीम करेगी। उस अनुमोदन के बाद वो फिर जिला में जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन होके वो पुनः वापस आएगा। उसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी। 3 चरणों में जब मेधा सूची होगा, इस 3 चरणों में जाएगा ये मेधा सूची, तो उसमें नए अभ्यर्थी जो होंगे जिनका मेधा सूची अधिक है, अगर उनका नाम नहीं होगा तो पहले चरण में भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ताकि वह मेधा सूची फाइनल होने के लिए जिला तक न पहुंच पाए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जो बन रहा है उसमें भी अगर कोई गलती है तो क्या आपत्ति हम लोग डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में पहला चरण जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा पंचायत में, वो मुखिया बना के फाइनल करके उस पर साइन करके पंचायत सचिव का साइन होगा, और 4 सदस्य होंगे पंचायत के, उनका हस्ताक्षर होगा। अगर आप पहले चरण जो फाइनल बन के आएगा आपके ब्लॉक में, अगर आप वहीं आपत्ति करते हैं तो वही उसी आपत्ति का निराकरण करके फिर फाइनल लिस्ट बनेगा कि इस पे अब कोई आपत्ति नहीं है। 3 चरण में इस बार मेधा सूची का अनुमोदन होना है। तो आप लोगों ने अभी तक जो है बसंत जी के जो है पूरा जो है जो अनुभव था, किस प्रकार से इन्होंने जो है आवेदन किया था, किस प्रकार से जो है इन्होंने ज्वाइनिंग की थी, काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया इनके साथ हुई। तो बहुत लोगों की जो है काउंसलिंग उस समय कैंप मोड में हुई थी कैंप मोड में हुई थी, बहुत लोग कैंप में भाग लिए थे, और कुछ अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई द्वारा जो है डायरेक्ट जो है नियोजन पत्र निर्गत कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो है नियोजन इकाई द्वारा भी जो है अलग अलग तरीके के जो है चरण अपनाए जा सकते हैं, और वो परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे कि इनके साथ हुआ, इनको कैंप मोड में जाना ही नहीं पड़ा, जबकि 5वें चरण में कैंप मोड में बहाली हो रही थी, आपको जो है डायरेक्ट जो है नियोजन पत्र ही निर्गत हो गया था। तो आप लोगों को जो है सारी जो है जानकारी काफी जो है मिली होगी, और काफी जो है आप इससे जो है कन्विंस हो सकते हैं कि किस प्रकार से एक नियोजन प्रक्रिया जो है बिहार शिक्षक बहाली की जो है पूरी की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।